नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। विकास की अभूतपूर्व गति, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां महंगाई दर कम है, नियंत्रण में है और जीडीपी तेज गति से बढ़ रही है, जबकि बाकी के देश दुनिया भर में अगर उनकी बात की जाए तो बड़ी बड़ी आर्थिक चुनौतियों से वो जूझ रहे हैं, उनसे परेशान नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद हुई आज एक चर्चा में कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आर्थिक तस्वीर सामने रखी। कैसी है देश की मौजूदा आर्थिक हालात और बजट के प्रावधानों से देश की अर्थव्यवस्था के पहियों को तेज गति से घुमाने में कैसे मिलेगी मदद, इस विषय पे हम करेंगे अगले आधे घंटे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि आज क्या इवेंट था और प्रधानमंत्री ने क्या बड़ी बातें कही हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज 8% की विकास रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की ये तस्वीर देश के सामने रखी। आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के 10 साल के शासन के मुकाबले बीते 10 साल में एनडीए सरकार में बहुत तेजी से विकास हुआ है। 2014 से पहले भारत फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था में शामिल था, लेकिन अब भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज इकलौता देश है जहां उच्च विकास दर और कम मुद्रास्फीति की स्थिति है, जबकि दुनिया के बाकी देश तमाम आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आज जब सारे देश लो ग्रोथ या हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है। इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भारत का फिस्कल प्रूडेंस पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। ग्लोबल गुड एंड सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल ग्रोथ में आज भारत का शेयर 16% हो गया है। CII का ये कार्यक्रम बजट के बाद परिचर्चा पर आधारित था और इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी मौजूदा बजट के प्रावधानों की तारीफ की, तो साथ ही बताया कि कैसे भारत तेजी से आर्थिक तरक्की की राह पर चल रहा है। When we talk of an India which is a developed nation by 2047, when we talk of an India which is a $30 trillion plus economy, my personal bet is it will be a $35 trillion economy by 2047. Anything that is needed to be done to facilitate and build up an ecosystem that makes skills aspirational for our youth, looking at the systems, tinkering with them, so that every department and ministry of government is working together. And that is the convergence mantra that the Prime Minister talks about again and again and again repeatedly. CII के मंच पर जहां सरकार की ओर से देश की आर्थिक तरक्की की तस्वीर पेश की गई, तो इस मंच पर इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज भी जुटे जिन्होंने सरकार के आर्थिक प्रयासों की जमकर सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे अभूतपूर्व गति कैसे पकड़ के आगे बढ़ रहा है भारत, इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद, उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर अमित कपूर हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कपूर, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसमें साफ तौर से एक 10 वर्षों का एक अंतर किस तरीके से 2014 से 24 में आया है, आंकड़ों के नजरिए से उन्होंने रखा। आपको लगता है कि दुनिया में या देश के सामने आर्थिक चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं, बावजूद उसके भारत का प्रदर्शन बहुत बेहतर है दुनिया के अन्य बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियों के मुकाबले? बिल्कुल जी, विदाउट अ डाउट। अगर हम भारत की परफॉर्मेंस की बात करते हैं पिछले 10 सालों के अंदर,
इंडिया ने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। अगर आप लार्ज इकोनॉमीज की बात करें, अगर आप चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोपियन यूनियन को अगर इकट्ठे करके देखें, या अफ्रीका को देखें, लैटिन अमेरिका, चाइना, उन सब में से इंडिया का जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है। इसके ऊपर एक चीज़ और है जी, जैसे जो हम मोमेंटम की बात करते हैं, दुनिया का जो मोमेंटम जो इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ दे रहा है, वो एक इंडिया एक ऐसी देश है जो उस चीज़ को मोमेंटम दे रहा है जी। इनफैक्ट एक मोमेंटम इंडेक्स की बात करें तो इंडिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट देश रहेगा अगले 15 से 20 सालों में, जो दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करेगा जी। हाँ बिल्कुल, परिस्थितियां जो हैं बहुत विपरीत भी रही हमारे लिए, क्योंकि स्पेशली अगर हम बात करते हैं जी, जो कोविड का जो समय था, जो 3 साल है, वो एक लॉस्ट पीरियड की तरह भी हम देख सकते हैं फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्योंकि अगर वो लॉस्ट पीरियड के बावजूद जो हमने करा है और जो इंडिया का परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन रहा है जी। और इस चीज़ के ऊपर जो दारोमदार है वो बहुत ज़्यादा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की तरफ देना पड़ेगा जी। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, उसका जो मल्टीप्लायर है वो काफ़ी सराहनीय है। जी। क्योंकि किसी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो आपका इफेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और इंड्यूस्ड इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का वो इम्पैक्ट हमें दिख रहा है जी इस वक्त। जी शिवमोहन जी, आपको लगता है कि एक दशक में अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात करें तो कहीं ना कहीं कोविड जैसी महामारी का भी एक समय देखने को मिला, बावजूद उसके वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए जो जमीनी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए सरकार की नीतियों को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि दिक्कतें भले ही कितनी भी हो, लेकिन हम सबसे बेहतर प्रदर्शन करते देख रहे हैं अपने आप को। जी खासकर आर्येंद्र, अगर आप प्रधानमंत्री का जो स्पीच का जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो उन्होंने मैं मानता हूँ वो ये है कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो प्रोग्राम्स है उन प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन का जो स्तर है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और ये मैं मानता हूँ एक सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोगों को अगर आप कह रहे हैं कि कोई प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तो प्रोग्राम लॉन्च होकर वो प्रोग्राम कितना दूर तक खरा साबित होता है वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी। तो इम्प्लीमेंटेशन जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे थे वो मैं मानता हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्कीम्स सिर्फ स्कीम्स ही नहीं, एक स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से जनजीवन में उसका विस्तार होता है, इसका नजरिया बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि मैं जो कह रहा था कि ये अभी दिस इज बजट के बाद प्रधानमंत्री जी का आई थिंक फर्स्ट बिजनेस के साथ पहला मुलाकात था, इसलिए उनका बजट क्या किस तरह से वो बजट को आंकते हैं, किस तरह से बजट के किस बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान। बिल्कुल शिवमोहन जी, आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी था और उसको जमीन पे कैसे बेहतरी से उतारा गया है, सामाजिक आर्थिक नीतियां जो भी हो को बहुत बेहतरी से उसको उतारा गया। आप दोनों से हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं और ये विशेष कार्यक्रम लगातार जारी है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभूतपूर्व गति कैसे विकास की तेज गति से बढ़ रही, उसके बारे में कुछ आंकड़े भी आपको सामने रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन में इस बात का जिक्र निकल के आया कि कैसे 2014 से 2024 तक
देश की तस्वीर बदली। आर्थिक विकास के पैमानों के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2014 में केंद्रीय बजट उस वक्त 16 लाख करोड़ रुपए का था। 2024 में ये बढ़कर यानी मौजूदा समय में ये 48 लाख करोड़ रुपए हो गया। लगभग 4-5 गुना के आसपास ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि बजट का विस्तार देश की आर्थिक तरक्की का पैमाना दिखाता है। इसी प्रकार से 2014 में पूंजीगत व्यय जो था यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। अब ये 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया, यानी 5 गुने से ज्यादा का ये खर्चा 2014 से 2024 तक बढ़ता दिखाई पड़ रहा। सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है। इसी प्रकार से कुछ और आंकड़े आपको बताएं तो यूपीए की तुलना में रेल और राजमार्गों का जो बजट है वो 8 गुना बढ़ गया। यानी कि सड़क और रेल को बनाने का जो काम है वो 8 गुना तेज गति से किया जा रहा है, ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। यूपीए सरकार की तुलना में कृषि बजट में 4 गुना की मौजूदा सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। यह दिखाता है कि यूपीए और एनडीए के सरकार में कैसे एक बड़ा फर्क आया है। यूपीए सरकार की तुलना में रक्षा बजट में भी 2 गुना की वृद्धि की गई और इसके अलावा कई प्रकार के डिफेंस रिफॉर्म किए गए। उसका फायदा भी देश की अर्थव्यवस्था को मिलता दिखाई पड़ रहा है। 2014 में कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स से 30% देना पड़ता था, 2024 में यह घटकर 25% हो गया। तो यानी कंपनियों के लिहाज से भी उसका फायदा किया गया है, यह भी साफ तौर से दिखाता है। महंगाई 2004 से 14 के बीच में औसतन 8.2% थी, जबकि बीते 10 वर्षों की औसतन महंगाई की बात की जाए तो यह 5% के आसपास है। यानी कि यूपीए बनाम एनडीए में महंगाई के मोर्चे पर भी जनता को राहत है, यह साफ तौर से आंकड़े बताते हैं। 2014 में बैंकों का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जो पैसा डूब गया, ऐसे जगह आपने जो कर्ज दिया वो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए था। 2024 में यह घटकर 3.2% हो गया। यानी कि बैंकों की जो सेहत है उसको सुधारा गया है और इस प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया। 2014 में दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थे हम, 2024 में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। बहुत जल्दी हम 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह भी अपने आप में दिखाता है किस तरीके से तेज एक अभूतपूर्व गति देखने को मिल रही है। 2024 में प्रतिदिन देश में 28 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा था। 2014 में अगर बात की जाए तो यह 12 किलोमीटर था, जो बढ़ के अब 28 किलोमीटर हो गया और यह भी तेज गति से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। यानी कि उस वक्त जो हाईवे निर्माण की गति थी उससे तेज गति में हम आगे बढ़ चुके हैं। 2015 में लगभग 97,000 किलोमीटर हाईवे था, 2024 में यह बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास हो गया। यानी ये दिखाता है कि कैसे स्पीड और स्केल दोनों बढ़ी है हाईवे निर्माण को लेकर। 2015 में 74 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, 2024 में यह संख्या लगभग 150 के आसपास पहुंच गई है फंक्शनल एयरपोर्ट्स की। तो ये दिखाता है कि उड़ान जैसी योजना के माध्यम से घरेलू व्यापार एविएशन को भी कितनी ज्यादा बढ़ोतरी मिली है। 2014 में प्रति व्यक्ति आय लगभग $3800 के आसपास थी, ये बढ़ के 2024 में $6000 से ज्यादा निकल गई है। यानी प्रति व्यक्ति आय भी यानी उसके हिस्से का जो पैसा है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2014 में एफडीआई $305 बिलियन हिंदुस्तान के पास था, 2024 में बढ़ के लगभग $600 बिलियन के आसपास पहुंच गया। ये विदेशों का देश पे बढ़ते भरोसे का और उस लिहाज से एक सीधा आंकड़ा दिखाता है। 2024 में विद्युतीकृत रेल लाइन की अगर बात की जाए तो 21.8 हजार किलोमीटर है और 2024 में ये 60.8 यानी ये वो जो आंकड़ा 2014 का है 21.8 हजार किलोमीटर का और ये मौजूदा समय में 60,000 किलोमीटर से ज्यादा का रेल विद्युतीकृत हो चुका है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे तेज गति से आगे बढ़ा जा रहा है। 2014 में एलपीजी कनेक्शन 14.5 करोड़ थे, 2024 में बढ़ के 31.4 करोड़ हो गए। यानी दुगने के आसपास ये बढ़ते हुए दिखाते हैं कि कैसे तेज गति से सामाजिक योजनाएं भी जमीन पर मूर्त रूप लेती दिखाई पड़ रही। 2024 में 3.2 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा। 2024 में अगर बात की वो 14 का आंकड़ा है, 24 में 13.8 करोड़ पहुंचा है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और किस तरीके से ये तमाम सामाजिक आर्थिक योजनाएं जमीन पे रंग लेकर आ रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए, उनसे हम चर्चा करते हैं। आशीष जी, आपको लगता है कि माफ कीजिए अमित जी, आपको लगता है कि सामाजिक योजनाओं का भी जो विस्तार जिस तरीके से दिया गया है वो अपने आप में दिखाता है कि कैसे तेज गति से लोगों को सैचुरेशन पॉइंट तक जाकर लाभ देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल जी, अगर आप किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो उसमें जो डेवलपमेंट है वो सोशल और इकोनॉमिक दोनों पहलू से देखी जाती है। और अगर आपने कंट्री को आगे बढ़ाना है तो सोशल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें जो इंडिया में हो रहा है, स्पेशली 3-4 चीज़ें हैं जी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हुई हैं और बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में है। जैसे 2 चीज़ का तो आपने उल्लेख करा जी, नल से जल। फिर आपने एक चीज़ और कह रहे थे जी कि जिस तरह से हमारा स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो जैसे आपका जो क्लीनलीनेस का अभियान था, जो ओपनिंग ऑफ टॉयलेट्स था जी, उसका जो इफेक्ट है, जो स्कूलिंग के ऊपर हुआ, जो क्राइम रेट रिडक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट है, वो बहुत सराहनीय है। उसी तरह से अगर हम एक प्रोग्राम देखें, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मेरे हिसाब से वो एक प्रोग्राम ऐसा है जी जो दुनिया भर के अंदर लोगों को एमुलेट करना चाहिए जी, क्योंकि उसके अंदर क्लियरली दिखाया गया कि जो भारत के नीचे के 112 डिस्ट्रिक्ट थे
उसमें किस तरह से जो प्रावधान करे जाएं और किस तरह से सैचुरेशन वाली स्ट्रैटेजी ली जाए, वो बहुत क्लियरली दिखते हैं। इंसिडेंटली आज बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है जी कि जो 112 डिस्ट्रिक्ट जिनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उसमें से हम 50 को अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने इतना आगे चले गए हैं जी सैचुरेशन पॉइंट से, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट अब उनके पीछे हो गए हैं। तो उस तरह से जो उस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। बट हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा जी कि इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो दौर है अब जी, उसके अंदर अब इंडिया को इम्प्लीमेंटेशन और भी तेज करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें गवर्नमेंट आगे इन्वेस्ट कर रही है, बट वो और तेजी से होने की संभावना है। और उसी तरह से R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और मल्टीप्लायर्स देगा। बिल्कुल। शोभा जी, आपको लगता है कि 5वें पायदान तक का जो हमने सफर तय किया है और इस तरीके से समावेशी विकास को आगे बढ़ने के लिहाज से अभी जहां हम खड़े हैं, यहां से इसको तेज रफ्तार देना और तीसरे पायदान तक पहुंचना, क्या बड़े प्रयास आपको दिखाई पड़ रहे हैं उस दिशा में, देश करता दिखाई पड़ रहा है? और नीतियों में किस तरीके से आपको स्थिति दिखाई पड़ रही है? आनंद जी, आज का जो सेशन जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ था। इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ये सेशन बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि पिछले कई सालों से सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर बखूबी बढ़ा है, अभी वो 11 ट्रिलियन है, लेकिन इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट उतनी गति से नहीं मिला। और ये इकोनॉमिक सर्वे में दूसरी जगह पर भी सरकार ने इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि क्या वजह है जिसलिए प्राइवेट सेक्टर में एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का आज का ये सेशन वाज वेरी सिग्निफिकेंट कि किस सेक्टर्स में सरकार कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, किस में उनको फायदा होगा और किस तरीके का फायदा होगा और उसमें सरकार किस तरीके का सपोर्ट देने के लिए उत्सुक है। जैसे सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन, ग्रीन जॉब्स एनर्जी सेक्टर में, खासकर जैसे रूफटॉप सोलर में, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ अभी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ इन्वेस्ट सूर्यघर सिर्फ घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना ही नहीं, इससे रोजगार के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं जी, जो लोगों को इन्वेस्टमेंट का अवसर दिखाएगा पूरे भारत में फैलकर। तो एसेंशियली आज का ये वाज सॉर्ट ऑफ आज का जो डिस्कशन था वो प्रधानमंत्री की तरफ से इंडस्ट्री को उत्सुक कराने के लिए, उसको अपने नए 5 साल के जो सरकार की जो टर्म है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। बिल्कुल, एक ये फोकस एरिया भी कहीं नजर आ रहा है कि जो कैपेक्स है गवर्नमेंट का, उसके साथ साथ निजी क्षेत्र भी आगे आए, उस दिशा में वो निवेश दिखे। इस मुद्दे पे हम लौटेंगे आगे, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर अवैध कपूर, अर्थशास्त्री शुभमन भट्टाचार्य, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। हम बात कर रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति में किस वक्त और क्या स्थिति है और कैसे यहाँ से और तेज गति से हम आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर अवैध कपूर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडस्ट्री 4.0 को लेकर भारत बहुत तेज गति से प्रयास कर रहा है
जहां मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पे हम खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हो, एआई जैसे तमाम चीज़ों का जिक्र हो, वहां पर भी हम अपने नए प्रयास करते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये वो ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर और शायद प्रोएक्टिव रोल अदा करके हम जो विश्व की जो ग्रोथ है उसमें और बड़ा योगदान दे सकते हैं? ओ बिल्कुल जी, इनफैक्ट जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने भाषण के अंदर, उन्होंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहेगा आगे जाने वाले में वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। और वो चीज़ हमारे को बहुत क्लियरली विजिबल भी हो रही है, और वो स्ट्रैटेजी जो पीएलआई स्कीम है हमारी, वो आपको उसकी संभावनाएं और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स दिख रहे हैं। इंडिया आज की तारीख में टॉप 10 देशों में आ गया जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहा है। आपके यहाँ पे एप्पल बना रहा है और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं। और उसके साथ में वो एक इकोसिस्टम भी बन रहा है जी, क्योंकि कोई भी एक बड़ी कंपनी कुछ बनाएगी तो उसके साथ एक इकोसिस्टम बनेगा, उसके साथ उसके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्रिएट होंगे, और उसके साथ एक आपके बाकी सारी सर्विसेज क्रिएट होती हैं, वो दिख रहा है जी। उसी तरह से 2-3 सेक्टर और हैं जी जिसके अंदर मुझे लगता है कि जो अगर जैसे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, स्पेशली रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो फोकस है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा आपके मल्टीप्लायर्स क्रिएट होंगे और स्पेशली जॉब क्रिएशन होगा। उसी तरह से आपके फार्मास्यूटिकल और बायोटेक सेक्टर्स हैं जो आगे जाके पॉजिटिव हैं जी। और फार्मास्यूटिकल और बायोटेक के अंदर जो इंडिया ने ग्रोथ किया है जी ओवर द लास्ट 5 to 10 ईयर्स, वो एक काफ़ी अचीवेबल, बहुत बहुत सराहनीय चीज़ है जी। और उसके अंदर जो टारगेट्स हैं हमारे और जो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ फॉर जॉब क्रिएशन है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि किसी भी सेक्टर के अंदर हम देखें, जो स्ट्रैटेजी है वो ये रहेगी जी कि उसके अंदर आपका जीडीपी ग्रो करे और जॉब्स भी ग्रो करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो, और वो क्लियरली इसमें विजिबल है जी। उसी तरह से हेल्थ केयर एक सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स के साथ ही जुड़ा है, बट उसके अंदर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी आगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जी। बट जो प्रधानमंत्री जी ने शायद कहा नहीं, बट उनका बहुत बड़ा फोकस रहा है पिछले 10 साल के अपने टेन्योर के अंदर, जो उन्होंने कहा वो है आपका टूरिज्म। जिस तरह से हमने केवड़िया की बात करें हैं, हम आपके जो वेरियस रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जो हमने टूरिज्म की पॉसिबिलिटीज़ करी हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं जी, और उसके कारण जो जॉब्स क्रिएशन है वो बहुत अमेजिंग रहता है। जिस तरह से केवड़िया की बात करें, उस छोटे से जगह पे जो लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया था, बट वहाँ पे कम से कम 40,000 जॉब क्रिएट हुई है जी केवड़िया के अंदर ही जी। तो अगर आप देखें तो एक वो देखने के अंदर वो 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट उसका अगर आप आज की तारीख में उसका इफेक्ट देखें वो बहुत ट्रिमेंडस है। उसी तरह से जो उज्जैन में या काशी के अंदर हुआ है वो भी आपने टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। और एक वर्ड जी, एजुकेशन, वहां पे भी इंडिया की पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। शोभा जी, आपको लगता है कि जो आप निजी निवेश की बात कर रहे थे, एमएसएमई को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, कौन से ऐसे और प्रयास का आपको दिखाई पड़ रहे हैं जहां पे हम तेज़ गति से एक ग्रो करने की संभावना यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, उस पर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत? शोभा जी, आप संभवतः म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए खुद को। प्रधानमंत्री जी का आज का एक स्टेटमेंट मैं बहुत क्रिटिकल मानता हूं। उसमें उन्होंने कहा, उनके स्पीच से मैं कोट कर रहा हूं कि मैं आप जैसे साथियों को, वेल्थ क्रिएटर्स को भारत के ग्रोथ स्टोरी के प्रमुख ड्राइविंग फोर्स मानता हूं, और मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता हूं। ये काफी सिग्निफिकेंट है कि जो वेल्थ क्रिएशन है, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर काफी सारे डिस्कशंस हुए हैं कि भारत में जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ सारे सेक्टर्स में जा रहा है या नहीं, सारे तबके के पास पहुंच रहा है या नहीं। उस चीज वहां पे प्रधानमंत्री जी क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं, इस सरकार का पूरा सपोर्ट रहेगा वेल्थ क्रिएटर्स की तरफ। उनके काम के वो सराहेंगे, उनके काम को सपोर्ट करेंगे हर तरीके का सेक्टर्स में, ताकि, और उनके साथ वो उस चीज को सपोर्ट ही नहीं देंगे बल्कि उसको पब्लिकली एक्नॉलेज भी करेंगे। जब वो कहते हैं कि मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता हूं, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जी। इस स्टेटमेंट ये बताता है कि द कंट्री, द प्राइम मिनिस्टर क्लियरली सपोर्ट करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन से ही जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ने से ही ग्रोथ, से ही एम्प्लॉयमेंट, बाकी सारे हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी। तो मैं आज का इस पूरे जो सीआई का सेशन था, उस सेशन में इसको मैं एक, जिसे कहते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ, जिसे कहते हैं डिस्कोर्स में मानूंगा कि वो फिर से नए सरकार का सपोर्ट, ओपन सपोर्ट जो उन्होंने 2014-15 में भी
वेल्थ क्रिएटर्स के लिए जिन्होंने जो सपोर्ट वो आज भी लगातार ओपन सपोर्ट इंडस्ट्री को फिर से उसको रिटरेट एंड रीअफर्म एंड रीएस्टैब्लिश कर रहे थे। बिल्कुल, ये मुझे लगता है बहुत सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। अमित जी, एक फाइनल कमेंट छोटा सा आपसे चाहेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, इन दोनों का एक बेहतर तालमेल, समन्वय कम से कम सरकार की नीतियों में, जमीनी प्रयास में दिखाई पड़ रहा है? ओ बिल्कुल जी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा जी, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ है जी। अगर हम ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, उसके अंदर जो है बेसिक नेसेसिटीज जो हमारी पूरी होनी चाहिए जी, वो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं जी। जैसे वाटर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, हम एलपीजी की बात करते हैं, अगर हम बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, बेसिक आपकी जो सर्विसेज हैं वो सब अवेलेबल कराई जाएंगी जी, और वो अक्रॉस द पॉपुलेशन मुहैया कराई जा रही हैं जी। तो उसका वो बहुत इफेक्ट है। जब हम बेसिक कंडीशंस में अच्छे होते हैं तो लोगों का जो है पर्सपेक्टिव भी बदलता है और वो बाकी चीजें करने की तरफ अग्रसर होते हैं जी। तो ये दोनों चीजें समन्वय जो है वो बहुत अच्छा है और वो आगे लेके जा रहा है जी देश। बिल्कुल, और शायद इसी तरीके से तरक्की का तेज पहिया घूमा तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे हमारे जो प्रयास हैं वो और बेहतरी से रंग लाते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अमित कपूर जी आपका, शोभा भट्टाचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का आज का संबोधन की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे जो तमाम प्रयास अभी तक बीते 10 वर्षों में किए गए हैं, तो बजट से एक दिशा भी दिखाई पड़ती है विकसित भारत के संकल्प पर, और शायद इसीलिए यह अभूतपूर्व गति जो है वो साफ तौर से दर्शाती है कि देश इस तरह दिशा में तेज गति से आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। मुझे फिलहाल दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।